बेटी पर ठंड का कहर। सब लोग चौराहे में आग जलाकर बैठे थे और ठंड से ठिठुर रहे थे। इस बार तो ठंड ने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। हाँ भाई, कह तो सही रहे हो। इस साल के मुकाबले पहले कभी इतनी ठंड नहीं हुई। मेरा तो ठंड की वजह से घर से निकलने का मन ही नहीं कहता। ये है तावो गांव। यहाँ इस समय ठंड ने अपना कहर ढाया था। अशोक, जो इसी गांव में पला पड़ा था, वो अपनी एक छोटी सी झोंपड़ी में अपनी पत्नी राधा और बूढ़ी माँ और 2 साल के बेटे दीपक के साथ रहता था। अशोक के पिता को गुजरे अभी 1 साल ही हुआ था कि उसके बड़े भाई सूरज ने धोखे से घर और जमीन अपने नाम करवा ली और अशोक को घर से निकाल दिया। अब अशोक अपने परिवार के साथ एक झोंपड़ी में रहता था। एक रात का समय था। जी, आज तो बहुत ठंड है। ठंड से हाथ पैर जम रहे हैं। ये रजाई तुम दोनों ओढ़ लो, मैं कंबल ले लूंगा। ये तो फटा हुआ है जी, इसको आप में ठंड लगेगी। बेटा, तू मेरे वाली रजाई ले ले, मुझे अपना कंबल दे दे। नहीं माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। आपको ठंड लग गई तो मुश्किल हो जाएगी। आप आराम से सो जाओ, मैं इस कंबल में ही सो जाऊंगा। रात को सब सो जाते हैं, लेकिन अशोक को पूरी रात नींद नहीं आई। ठंड के मारे उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अगली सुबह। राधा, मैं काम पर जा रहा हूँ। सेठ ने आज जल्दी आने को कहा है। ठीक है जी, आप जाओ, मैं ये काम खत्म करके आती हूँ। आपका डिब्बा आते समय ले आऊंगी। अशोक गांव के सेठ के यहाँ मजदूरी का काम करता था। उसकी पत्नी राधा भी सेठ के घर साफ सफाई और घर के बाकी काम करती थी। दोनों पति पत्नी अपने बेटे दीपक को बूढ़ी माँ के पास छोड़कर खूब मेहनत करते थे और अपना जीवन व्यतीत करते थे। यूं तो हमेशा ठंडी के समय -2 डिग्री तापमान रहता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ही ज्यादा घट गया था, जिससे ठंड बहुत जोरों से अपना कहर ढा रही थी। इस वजह से गांव के लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। अशोक खेत में काम कर रहा था। उसके साथ खेत में एक और मजदूर था। दोनों के ठंड से हाथ जम रहे थे। भगवान, ये कैसी लीला है आपकी। देख रहे हो मदन भाई, इस साल कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है। इतनी कड़ी ठंड में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। मेरे तो घर से निकलते ही हाथ पैर जमने लगते हैं। तभी वहाँ सेठ आ जाता है और उन दोनों को बातें करते देखता है। ये तुम दोनों क्या टाइम पास कर रहे हो? अभी तक खेत की जुताई नहीं की? जी सेठ जी, काम ही कर रहे हैं। वो क्या है ना, ठंड से हाथ जम रहे हैं। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ तो हाथ गर्म रहेंगे। लेकिन तुम तो कामचोर बन गए हो। काम ना करने के नए नए बहाने ढूंढते रहते हो। नहीं सेठ जी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अब तू मुझसे जुबान लड़ाएगा? अशोक और दूसरा मजदूर चुप हो जाते हैं। सेठ के सामने कुछ भी बोलने की उनकी हिम्मत ना थी। इधर राधा भी काम पर निकलने के लिए तैयार हो जाती है। माँ जी, अब मैं काम पे चलती हूँ। आप अपनी दवाइयाँ समय से खा लेना और अपना और दीपू का ध्यान रखना। बाहर ठंड बहुत है, इसलिए अंदर ही रहना और इसे भी अंदर ही रखना। अगर जरूरत पड़ी तो कुछ सूखा घास रखा है, इसे जला लेना। हाँ बेटा, तू जा, मैं इसका ख्याल रखूंगी। इतना कहकर राधा भी काम पर निकल गई और खेत में अशोक को डिब्बा देकर सेठ के घर पहुंची। सेठ, जो स्वभाव से बेहद कठोर और क्रोधी था, आग के पास खड़ा हुआ था और राधा को देख चिल्लाते हुए बोलता है, ये कोई समय है काम पर आने का? लगता है काम की कीमत नहीं समझती हो। माफ करना सेठ जी, वो घर पे छोटा बच्चा है और बीमार सास है, इसलिए काम खत्म करने में थोड़ी देरी हो गई। ऊपर से ठंड भी बहुत बढ़ गई है। तो तुम उनके पास ही रहो, यहाँ क्यों आती हो? नहीं सेठ जी, काम नहीं करूँगी तो अपना परिवार कैसे पालूंगी? हाँ, दूसरों का नुकसान भले ही हो जाए, लेकिन काम नहीं छोड़ना। अगर ऐसा ही चलने लगा तो मुझे तुम्हारा हिसाब करने में समय नहीं लगेगा।
माफ करना सेठ जी, अब से जल्दी आऊंगी। तभी सेठ की पत्नी राधा को बुलाती है। राधा, अंदर आओ, जल्दी से बर्तन कर दो और फिर सारे कपड़े धोने हैं। मैंने बाथरूम का गीजर चला दिया है, तब तक पानी भी गर्म हो जाएगा। जी मालकिन जी, मैं अभी आती हूँ। तभी सेठ गुस्से से फिर बोलता है। गीजर चलाने की क्या जरूरत है? कपड़े तो ये टंकी के पानी से भी धो सकती है। गीजर तो नहाने के लिए लगवाया है। तुम लोगों को पैसे की परवाह भी है? गीजर से पता है कितना बिल आता है? जी, टंकी का पानी तो बहुत ठंडा है, बेचारी इतने ठंडे पानी से कपड़े कैसे धोएगी। अगर सब तुम्हारे भरोसे छोड़ दूं तो तुम सब इन काम वालों पर ही लुटा दोगी। जाओ गीजर बंद करो। राधा गीजर बंद कर बर्तन और कपड़े ठंडे पानी से धोने लगती है। टंकी का पानी हाथ जमाने वाला था। क्यों गुस्सा करते हो आप? बाहर इतनी ठंड है, वो बेचारी यहाँ काम करने आई है, ये क्या कम है? आपको थोड़ी सी भी दया नहीं आती क्या इनके ऊपर? अरे तुम्हें नहीं समझ आता, ये लोग हमारा फायदा उठाते हैं। इन्हें समय पर सबक सिखाना जरूरी है, नहीं तो हमारे सर पर चढ़कर नाचने लगेंगे और कोई भी काम ठीक से नहीं करेंगे। राधा काम करते करते अपने बेटे दीपू के बारे में सोच रही थी। जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेती हूँ, फिर घर चले जाऊंगी। माँ जी की भी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से दीपक भी रजाई में रुकता नहीं। माँ भी परेशान हो रही होगी। सुबह से दोपहर हो जाती है। अशोक भी ठंड से कांपते हुए मजदूरी कर रहा था। तभी सेठ वहां पहुंचता है। अरे अशोक, काम ठीक से कर रहा है या ठंड के बहाने सुस्ताने की कोशिश कर रहा है? मैं मुफ्त खोरी बर्दाश्त नहीं करता, याद रहे। अगर आज काम पूरा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगा। नहीं मालिक, पूरी मेहनत कर रहा हूँ। ठंड बस थोड़ी ज्यादा है, इसलिए हाथ पैर जम रहे हैं, लेकिन आपका काम मैं पूरा करके ही जाऊंगा। आप चिंता मत करो मालिक। अशोक के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। सुबह से ही ठंड में काम करते करते उसके हाथ अकड़ गए थे, लेकिन उसे अपने परिवार के लिए कमाना था। वह जानता था कि उसकी मेहनत ही उसका सहारा है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? इतने ठंडे मौसम में भी काम करना पड़ रहा है। लेकिन अगर मैंने काम छोड़ा तो सेठ मुझे काम से निकाल देगा और घर कैसे चलेगा? अशोक मन ही मन सेठ को कोस रहा था, लेकिन उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसकी मजबूरी ने उसे चुप कराकर रखा था। तभी एक आदमी खेत में आता है। अरे अशोक, जल्दी चलो, तेरे घर में आग लग गई है, सब बर्बाद हो गया है। अशोक भागता हुआ घर पहुंचता है। उसकी पूरी झोंपड़ी जल गई थी और उसकी माँ भी आग में झुलस गई थी। ठंड से बचने के लिए इन्होंने आग जलाई और आग अचानक से बिस्तर में लग गई। वो तो पता नहीं कैसे ये बच्चे को लेकर बाहर निकली। लोगों ने मिलकर आग को बुझा दिया, लेकिन अब घर में कुछ नहीं बचा था। माँ, आप ठीक हो ना? आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बेटा, मैंने सब जला दिया, सब बर्बाद कर दिया। माँ, कुछ नहीं हुआ, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। बेटा नहीं, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। इतना कहते ही अशोक की माँ की सांसें रुक गई। अशोक और राधा को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये सब उनके साथ क्या हो गया। गांव के लोगों ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया और सब अपने अपने घर लौट आए। शाम होते होते ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई थी और सब लोग ठंड से कांपते हुए अपने घरों में जाकर बैठे थे। अशोक और उसकी पत्नी राधा अपने बच्चे को लेकर घर बैठे थे, जो पूरी तरह जल गया था। किसी ने भी उन्हें अपने घर आने को नहीं कहा। सुनो जी, दीपू की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। लगता है इसे ठंड लग गई है। अब तो आग जलनी भी मुश्किल है, घर में कुछ नहीं बचा। मैंने सोचा था काम से लौटते समय कुछ लकड़ियां ले आऊंगी, लेकिन फिर ये खबर मिल गई। तभी दीपू खांसने लगा और उसका चेहरा लाल पड़ गया। जी, दीपू को ठंड लग गई है। ऐसा लग रहा है ठंड अब बर्दाश्त के बाहर हो रही है। चलो मेरे साथ चलो।
अशोक राधा और अपने बच्चे को अपने साथ शमशान घाट ले जाता है और अपनी माँ की चिता के पास बैठ जाते हैं। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। अशोक और राधा अपने बच्चे को लेकर चिता की आग के पास बैठे थे और अपने बच्चे को गर्म करने की कोशिश कर रहे थे। तीनों वहीं सो जाते हैं। सुबह जब लोग उन्हें वहां देखते हैं तो तीनों को अपने घर लाते हैं। दीपू को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। इधर गांव वाले मिलकर उनके लिए एक झोंपड़ी बनाते हैं और उन्हें कुछ गर्म कपड़े भी देते हैं। गांव का सेठ भी अशोक को कुछ पैसे देता है और उसकी मदद करता है। अगले दिन राधा के माँ पिता भी उनसे मिलने आते हैं और गांव वालों से उनकी हालत के बारे में पता चलता है। बेटा, तुमने मुझसे मदद क्यों नहीं मांगी? मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? सब इतनी जल्दी हुआ कि हमें कुछ समझ ही नहीं आया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी बेटी को खुश नहीं रख सका। बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छे बुरे दिन तो सब पर आते हैं, हमें मिलकर उनका सामना करना चाहिए। 2 दिन बाद दीपू भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब अशोक सेठ के घर काम पर जाता है। अरे अशोक, तुम कुछ दिन घर पर रहो, ठंड बहुत ज्यादा है। इतनी ठंड में काम करना सही नहीं होगा। जब मौसम ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हें खुद ही बुला लूंगा। ये लो, तब तक कुछ पैसे रखो। और हाँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। सेठ का बदला व्यवहार देख अशोक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शुक्रिया सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब गांव वाले सब मिलकर ठंड का सामना कर रहे थे और एक दूसरे की मदद करने लगे। तुम्हारे गांव के लोग तो बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे की कितनी मदद करते हैं। हाँ माँ, सब बहुत अच्छे हैं। अगर सब मदद ना करते तो हमारे सर पर ये छत भी ना होती। तभी अशोक घर आता है और राधा को कुछ पैसे और राशन देता है। सेठ ने कुछ पैसे दिए हैं और कहा है जब तक ठंड कम नहीं हो जाती खेत में काम बंद रहेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। अब ठंड में सब अपने अपने घरों में बचकर रहते हैं। जब तक तानिया यहाँ थी तब वो मेरा कितना ख्याल रखती थी, लेकिन जब से शादी करके ससुराल गई है अपनी माँ को तो जैसे भूल ही गई है। वो कितने महीने हो गए हैं उसे देखो। आज बड़ा मन कर रहा है उससे मिलने का। क्यों ना आज तानिया से मिलने मैं ही चली जाऊं, वो मुझे वहां देखकर खुश हो जाएगी। अब उसके पास तो समय ही नहीं है अपनी माँ से मिलने के लिए। बेटी के घर ऐसे खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मूंगफली काफी है, यही ले जाती हूँ। कौशल्या खेत से अपने घर जाती है और बेटी के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। अरे स्वेटर तो ले लूं जो मैंने तानिया के लिए बनाया था, उसे बहुत पसंद आएगा। कौशल्या एक संदूक से स्वेटर निकालती है जो उसने अपनी बेटी के लिए बड़े प्यार से बनाया था। सब सामान लेकर कौशल्या तानिया के घर के लिए एक ऑटो में निकल पड़ती है और घर से कुछ ही दूर पहले वो उतर जाती है। हाय हाय, यहाँ तो बड़ी ठंड है। भगवान, मेरे तो हाथ पैर सुन पड़ गए। तभी सामने से एक मोटरसाइकिल वाला आता है और वो कौशल्या को टक्कर मार देता है। कौशल्या जोर से जमीन पर गिर जाती है और उसका सारा सामान बिखर जाता है और उसके सर और पैर पर चोट आ जाती है और मोटरसाइकिल वाला बिना कौशल्या को उठाए ही वहां से चला जाता है। हे भगवान, मार दिया मुझे। कैसे लोग हैं, एक बार देखते भी नहीं है। कौशल्या बड़ी मुश्किल से उठती है और अपना सारा सामान उठाती है। सारी मूंगफलियां मिट्टी में लथपथ हो गई थी और स्वेटर पर भी मिट्टी लग जाती है। कौशल्या अपना सारा सामान समेटती है और अपनी बेटी के घर के लिए निकल पड़ती है। सर्दियों का मौसम था और कौशल्या ऐसे ठंडे मौसम में बस एक शॉल डाले हुए ही अपनी बेटी से मिलने आ जाती है। हे भगवान, ठंड से मेरा पूरा शरीर कांप रहा है।
और सर की चोट से खून भी बह रहा है। तानिया मुझे ऐसी हालत में देखकर बहुत दुखी हो जाएगी। कौशल्या बड़े से महल की ओर बढ़ रही थी। मेरी बेटी का ससुराल तो महल है, रानी बन गई है मेरी बेटी तो। तभी गेट पर चौकीदार कौशल्या को देखकर उसे रोकता है। अरे कौन हो आप? इस हालत में कहाँ जा रहे हो? बेटा, मैं तानिया की माँ हूँ। रास्ते से आते समय मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मार दी थी। अरे अम्मा जी, आपको तो बहुत चोट आई है। आप चलिए, तानिया मैडम जी अंदर ही है। लेकिन अम्मा जी, आप तो लेट हो गई हैं। सब मेहमान तो कब के आ गए हैं। मेहमान? आज कुछ खास है क्या? अरे वो आज यहाँ नए साल की पार्टी रखी है ना, बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं आज। चौकीदार की बात सुनकर कौशल्या थोड़ा संकोच में आ जाती है, क्योंकि वो इस हालत में सबके सामने जाने से कतरा रही थी। चलिए ना अम्मा जी, आप यहाँ क्यों रुक गई? तानिया मैडम जी आपका इंतजार कर रही होंगी। तानिया अपनी माँ को देखती है तो उनके पास आती है। मेरी बच्ची, अरे वाह, तू तो बहुत सुंदर लग रही है। कैसी है तू? कौशल्या की आंखों में खुशी के आंसू थे। माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये क्या हालत बनाई है अपनी? बेटा, वो एक मोटरसाइकिल वाले ने मुझे टक्कर मार दी और सर में थोड़ी चोट भी आ गई है। पहले ना माँ, मेरे साथ चलो। तानिया अपनी माँ को बाजू से पकड़कर घर के दूसरी ओर स्टोर रूम में लेकर जाती है, जहाँ कोई नहीं था। अरे माँ, आप मेरे ससुराल आई हो, कम से कम ढंग के कपड़े तो पहन लेती। यहाँ कितने अमीर अमीर लोग आए हैं, अगर कोई तुमको ऐसे देखेगा तो क्या सोचेगा? कौशल्या की बेटी हीरे और सोने के जेवर से लदी थी। वो एक बार अपनी माँ से उनका हाल तक नहीं पूछती। बेटा, तू कैसी है मेरी बच्ची? तू तो रानी बन गई है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी, जो एक छोटी सी झोपड़ी में बड़ी हुई, महलों की रानी बन जाएगी। हे भगवान, नजर न लगे, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बच्ची। कौशल्या जैसे ही अपनी बेटी को गले लगाने लगती है। अरे माँ, दूर रहो ना, जरा अपने कपड़ों को तो देखो, इन पर मिट्टी और खून के दाग लगे हुए हैं। आप ऐसे अचानक यहाँ क्यों आई हो? कौशल्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुझे देखने का मन हो रहा था, बस इसीलिए आ गई बेटा। मुझे देखने का मन था? अच्छा, तुम यहीं रुको, बाहर मत आना। घर में कुछ खास अमीर मेहमान आए हैं, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तानिया अपनी माँ को घर के स्टोर रूम में छोड़कर खुद डाइनिंग एरिया में आ जाती है। कौशल्या बेचारी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बड़ी बेटी इतनी कैसे बदल सकती है। शायद कोई बड़े लोग आए हैं, दामाद जी भी मिलने नहीं आए। कोई बात नहीं, मेरी तानिया के लिए मुझसे बढ़कर कौन हो सकता है? मैं तो उसकी माँ हूँ ना। कुछ देर बीतने पर भी कौशल्या के पास कोई नहीं आता। कौशल्या ठंड से कांप रही थी। कहाँ रह गई ये तानिया? अभी तक नहीं आई। कुछ देर के बाद जब मेहमानों की आवाजें आना बंद हो जाती हैं, बहुत देर हो गई है, लगता है सब मेहमान चले गए, लेकिन ये तानिया कहाँ रह गई? लगता है भूल गई कि माँ को कमरे में बिठाया है। ये भी ना भुलक्कड़ ही है, मैं खुद ही जाकर देखती हूँ। कौशल्या कमरे से निकलकर बाहर आती है, जहाँ तानिया और उसकी सास मेहमानों के दिए तोहफे देख रही थी। देखो, मुझे लगा ही था तुम मुझे कमरे में बिठाकर भूल गई होंगी। देखो, यहाँ अपनी सास के साथ बैठी हो। माँ, मैं आने ही वाली थी। तानिया की सास कौशल्या देवी को देखकर अपना मुंह बना लेती है। तुम्हारी माँ कब आई? तुमने बताया नहीं। इनकी तो हालत बहुत खराब लग रही है। वो माँ अभी आई थी। नौकरों को बोलो इनको खाने के लिए कुछ दे। इन्हें तो देखकर लग रहा है जैसे बहुत दिनों से अच्छे से खाना नहीं खाया है। कुछ कपड़े भी दो इनको। तानिया की सास का रवैया कौशल्या को कुछ ठीक नहीं लगा। नहीं नहीं बहन जी, मैं तो बस तानिया को देखने आई थी। आप सबसे मिल ली, इसलिए मुझे अब
इजाजत दीजिए, मैं अपने घर चलती हूँ। ये इनके थैले में ना कुछ फ्रूट्स डाल दो, बेचारी ठंड में इतनी दूर से आई हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं तानिया के लिए लाई थी। इसमें हमारे खेत की मूंगफली है। बचपन में तानिया बहुत खाया करती थी और मैंने अपने हाथों से तानिया के लिए एक स्वेटर बनाया था। बहुत गर्म ऊन का है, सर्दियों में इसमें ठंड नहीं लगेगी। कौशल्या अपना थैला खोलने लगती है। उसके हाथ ठंड से कांप रहे थे। वो जैसे ही थैला खोलती है तो वो थैला उसके हाथ से छूट जाता है और सारा सामान जमीन पर गिर जाता है। अरे अरे अरे, ये मिट्टी वाली मूंगफली और गंदा सा स्वेटर, अरे सारा फ्लोर गंदा कर दिया। माँ क्या कर रही हो आप? देखो ना, सारी जगह आपने गंदगी फैला दी। अरे आप ये जो यहाँ पर लेकर आई हो ना, ऐसी मूंगफली तो इस घर के नौकर तक नहीं खाते हैं। रामू जल्दी इधर आओ, ये सब साफ करवाओ और इसे बाहर फेंको। माफ करना बहन जी, मैं साफ कर देती हूँ। कौशल्या सब उठाने लगती है, तभी बाहर से नौकर आते हैं और कौशल्या को रोकते हैं। ये स्वेटर ना माँ, तुम अपने घर ले जाना, तुम्हारे परिवार के काम आएगा। अब अपनी इतनी बेइज्जती देख कौशल्या से वहाँ रुका नहीं गया। वो बस हाथ जोड़कर वहाँ से बाहर आ गई। कितनी आस लगा कर गई थी मैं अपनी बेटी के घर, लेकिन इसने मुझे मेरी औकात दिखा दी। कौशल्या तानिया के घर से जा ही रही थी कि तभी तानिया का पति सिद्धार्थ कौशल्या जी को देख लेता है। सिद्धार्थ जल्दी से अपनी माँ के पास आता है। अरे माँ जी, आप मुझसे मिले बिना कहाँ जा रही हो? और ये आपको चोट कैसे लगी? नहीं बेटा, कुछ नहीं, वो मैं तानिया से मिलने आई थी। अच्छा, अभी मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे चलती हो? अभी तो आप मुझसे मिले भी नहीं हो और अभी अभी आए हो। तानिया जल्दी से इधर आओ। तभी वहाँ तानिया आती है। जी वो माँ जी तो अभी जा रही हैं, वो सबसे मिल ली हैं। अरे ऐसे कैसे जा रही हैं? तुमने देखा नहीं माँ जी को कितनी चोट आई है? सिद्धार्थ उन्हें अपने कमरे में लेकर जाता है और डॉक्टर को बुलाता है। तानिया, रामू से बोलकर माँ जी के लिए कुछ खाना मंगवाओ। देखिए इनको बहुत ठंड लग गई है और ऊपर से कमजोरी भी है। मैंने चोट पर पट्टी कर दी है और ये कुछ दवाइयाँ हैं। थोड़े दिन आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के जाने के बाद तानिया गर्मा गर्म खाना अपनी माँ को खिलाती है। माँ जी, अब आप कहीं नहीं जाओगे, आप यहीं रहो। तानिया खुद आपका ध्यान रखेगी। वैसे भी ये घर जितना हमारा है उतना ही आपका भी है। अपने दामाद को अपने लिए इतना कुछ करता देख कौशल्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर अपने पति की बातें सुन तानिया को अपने किए पर बहुत ही शर्म आती है। सिद्धार्थ जी मेरी माँ का कितना ध्यान रखते हैं और मैं खुद उनकी सगी बेटी होकर उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी। माँ, आप अभी आराम करो। सब लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसा बोलकर तानिया अपनी माँ के गले लग जाती है। कौशल्या भी अपनी बेटी को अपने गले लगाती है और उसे माफ कर देती है।